अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आप सबका इस्तकबाल है मेरे YouTube चैनल के एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 सेमेस्टर 4 के उर्दू के सिलेबस में से गालिब का गज़ल। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सबसे इल्तिजा और रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी कोई ऐसा वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। गज़ल को पढ़ने और समझने से पहले गालिब के हालात ज़िंदगी के बारे में हम लोग कुछ जान लेते हैं। गालिब का असल नाम मिर्ज़ा असदुल्ला खां और उर्फ नौसा था। पहले असद तखल्लुस करते थे, बाद में गालिब इख्तियार किया। गालिब का पैदाइश 1797 में आगरा में हुआ था। गालिब के वालिद का नाम अब्दुल्ला बेग था। मिर्ज़ा गालिब जब 13 साल की उम्र के थे तो आगरा के नवाब इलाही बख्श खान मारूफ की शहज़ादी उमराव बेगम से इनकी शादी हुई थी, और 1813 से मिर्ज़ा ने दिल्ली को वतन सानी बना लिया था। गालिब हमेशा तंगदस्त रहे। अंग्रेज़ी सरकार से जो पेंशन मिलती थी वो इस जुर्म में बंद हुई कि वो मुग़ल बादशाह की तारीफ़ में शेर व शायरी किया करते थे। मिर्ज़ा ने पेंशन की बहाली की बड़ी कोशिश की और कलकत्ता जैसे दूर दराज मुकाम का सफ़र भी किया, मगर मायूसी का सामना करना पड़ा। आखिरकार रामपुर पहुँचे तो नवाब ने 100 रुपये वजीफ़ा मुकर्रर किया। इसके बाद पेंशन भी जारी हो गई, लेकिन सारा पैसा, सारा रुपया कर्ज़ और सूद में अदा हो गया। गालिब की हालत जो की तो रही। गालिब बुनियादी तौर पर गज़ल के शायर है, गज़ल गो है, लेकिन कसीदा, मसनवी, रुबाई जैसे इसनाफ़े सुखन में भी उन्होंने अपने को आजमाया। गालिब का नाम उर्दू के खतूत में भी बहुत इज़्ज़त और एहतराम से लिया जाता है। 15 फरवरी 1869 के दिन गालिब का इंतकाल हुआ था। चलिए अब हम लोग गज़ल को एक एक शेर करके पढ़ते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर गज़ल में क्या लिखा हुआ है। गज़ल पढ़ने के लिए आपको अपना टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 178 को ओपन कर लेना है, जिसमें मिर्ज़ा गालिब का गज़ल मौजूद है। तो सबसे पहला शेर जो मतला का शेर है मिर्ज़ा गालिब का, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। शायर, ये मतला का शेर है, आपको पता है पहला शेर मतला का होता है जिसमें हम रदीफ़ और हम काफ़िया रहता है। मतला का शेर में शायर जो है बहुत सिंपल बता रहे हैं कि ज़िंदगी में इंसान का फितरत होता है कि ज़िंदगी में इंसान के पास हज़ारों ख्वाहिशात रहती है, हज़ार ख्वाहिशें, हज़ार अरमान रहता है, लेकिन उन ख्वाहिशात में से, उन अरमानों में से कुछ ही ख्वाहिश ऐसा होता है इंसान का जो इंसान पूरा कर पाता है, लेकिन ज़िंदगी तमाम हो जाता है और ज़्यादातर ख्वाहिशात जो है बाकी रह जाता है। जो भी ख्वाहिशात का इंसान अपना पूरा ज़िंदगी में जो भी ख्वाहिश का लिस्ट बनाता है इंसान, उसमें से कुछ ही पूरा हो पाता है और ज़्यादातर ख्वाहिश जो है इंसान का बाकी रह जाता है। लेकिन जो भी इंसान जो भी ख्वाहिश को पूरा करता है, उसमें से भी हर ख्वाहिश को पूरा करने में इंसान का दम निकलता है। दम निकलने से मुराद यहाँ पे है कि इंसान को पूरा एफ़र्ट देना पड़ता है, इंसान को बहुत मेहनत लगता है, बहुत मुशक्क़त लगता है, बहुत मुजाहिदा होता है, बहुत तकलीफ़ झेलना पड़ता है एक एक ख्वाहिश पूरा करने के लिए। एक ख्वाहिश पूरा करने के लिए इतना मेहनत, मुशक्क़त, मुजाहिदा, तकलीफ़ होता है, फिर भी इंसान खुद कुछ ही ख्वाहिशात को पूरा कर पाता है और ज़्यादातर ख्वाहिशात इंसान का ज़िंदगी में बाकी रह जाता है। डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा इसकी गर्दन पर, वो खून जो चश्मे तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले। यहाँ पे दो वर्ड है, चश्मे तर। चश्म तर का मतलब होता है भीगी हुई आँखें, और दम बदम का मतलब होता है आहिस्ता आहिस्ता। यहाँ पे शायर जो है अपना कातिल से मुखातिब है, अपना कातिल से मुखातिब होके बोल रहा है, यानी जाहिर सी बात है इसका कातिल जो है उसका महबूब है। अपना कातिल से मुखातिब होके शायर बोल रहा है कि इसका कातिल को कोई भी डरने का बात नहीं है। इसका कातिल शायर को आराम से मार सकता है। कातिल को इस बात से डरने का बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि इल्ज़ाम उसका ऊपर आ जाएगा। जाहिर सी बात है कातिल फंसता कैसे है कि जब कत्ल करता है तो उसका खून जो है, उसका गर्दन का खून जो है उसका चाकू में या छुरी में लग जाता है। तो यहाँ पे शायर बोल रहा है कि ज़िंदगी भर, पूरा ज़िंदगी जो है वो रोता रहा है, और पूरा ज़िंदगी रोते 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 उसका जिस्म से, रोने की वजह से उसका जिस्म से दम बदम यानी आहिस्ता आहिस्ता आंसू निकलता रहा है।
सारा खून जो है पहले ही आंसू बनकर उम्र भर जो है जिस्म से निकलता रहा है, इसलिए शायर का ज़िंदगी में जो है वो हमेशा गम, तकलीफ़, परेशानी रहा है, जिससे वो रोते रोते उसका जिस्म से सारा आंसू बनकर सारा खून निकल चुका है। शायर का बदन में अब खून बाकी ही नहीं रहा। तो इसलिए कातिल को डरने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर कातिल उसको मार भी देता है तो खून का इल्ज़ाम उसका ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि शायर का बदन में अब खून ही नहीं रहा है कि कातिल को डर हो कि मारने से मेरा चाकू में या छुरी में उसका खून लग जाएगा तो हम फंस सकते हैं। शायर ये बात बोल रहा कि कातिल को बिल्कुल भी डरने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिस्म का पूरा खून उम्र भर रोने की वजह से आंखों से निकल गया है। अब जिस्म में खून कहाँ है जो किसी की गर्दन पर रहेगा, इसलिए कातिल जो है बिला ज़रूरत डर रहा है। कातिल शायर को आराम से या आशिक को आराम से मार सकता है, क्योंकि आशिक पहले ही दुख और जुदाई में मर चुका है। निकलना खल से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन निकालना खल का मतलब होता है जन्नत। बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। बेआबरू मतलब बेइज्जती और कूचा मतलब गली। शायर यहाँ पे दो किस्सा को कंपेयर कर रहा है, एक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या और एक अपना वाक़या। शायर बोलता है कि आदम अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है वो हम लोग सिर्फ सुना है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को खल यानी जन्नत से निकाला गया था। ये हम लोग बचपन से सुनते हुए आए हैं कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जन्नत से निकाल दिया था। शायर अपना कहानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से कंपेयर कर रहा है। शायर बोल रहा है कि आशिक या शायर को भी अपना महबूब का कूचे से यानी अपना महबूब का गली से ऐसे ही बेइज्जती करके निकाला गया है। यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का निकालने वाला वाक़या को और अपना महबूब का गली से जो उसको बेइज्जती करके निकाला गया है, दोनों किस्सा को कंपेयर कर रहा है। और शायर कहता है कि आदम अलैहिस्सलाम को जो निकाला गया था वो हम लोग सिर्फ सुने हैं, लेकिन शायर को जो बेइज्जती करके निकाला गया है ये शायर खुद एक्सपीरियंस किया है। और साथ में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब जन्नत से निकाला गया था तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मौजूद नहीं थे, लेकिन जब महबूब के कूचे से, महबूब की गली से शायर को बेइज्जत करके निकाला गया है, तब वहाँ पे हज़ारों लोग खड़े थे और हज़ारों लोगों का सामने आशिक को या शायर को महबूब का कूचे से बेइज्जत करके निकाला गया है। यानी शायर अपना वाक़या और आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या को कंपेयर करने के बाद इस नतीजे पे पहुँचा है, ये बात बोल रहा है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम का बनिस्बत आशिक या शायर का ज़्यादा बेइज्जती हुआ था अपना महबूब का कूचे से निकालने में। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से निकाला गया था, ज़ाहिर सी बात अल्लाह ताला उनका महबूब है। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब उनका महबूब निकाला था तो इतना ज़्यादा बेइज्जती नहीं हुआ था जितना आशिक या शायर का अपना महबूब का गली से निकालने में तमाम लोगों का सामने बेइज्जती हुआ है। तो शायर को अपना बेइज्जती हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से ज़्यादा लग रहा है। उसका बाद वाला शेर हम लोग देखते हैं। भरम खुल जाए जालिम तेरे कामत की दराजी का, अगर इस तराए पुर पेचो खम निकले। पेचो खम का मतलब होता है उलझाव या उलझा हुआ, और दराजी का मतलब होता है लंबाई। उर्दू शायरी में लंबाई जो है महबूब का खूबसूरती का एक निशानी है। लंबाई जो है महबूब का खूबसूरती में चांद लगवाना है। ठीक है, इसका मतलब होता है कि उसका महबूब बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, बहुत अच्छा है। तो शायर बोल रहा है भरम खुल जाए। भरम का मतलब होता है गलत फहमी। और यहाँ पे उसका बाद शायर बोल रहा है जालिम तेरी कामत यानी कद का, हाइट का जो लंबाई है उसका गलत फहमी सबका सामने आ जाएगा। शायर बोलने मांग रहा है यहाँ पे कि उसका महबूब का जो जुल्फ़ है यानी बाल जो है, तराईपुर का मतलब होता है बाल, उसका बाल का उलझाव का वजह से जो है उसका बाल का खूबसूरती छुपा हुआ है। लोगों को जो है उसका बाल का खूबसूरती नज़र नहीं आता है। असल में शायर के नज़दीक महबूब का बाल ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन सबको लगता है कि महबूब का कद जो है वो ज़्यादा खूबसूरत है, महबूब का लंबाई ज़्यादा खूबसूरत है। लेकिन शायर यहाँ पे बोल रहा कि अगर बाल जो उलझा हुआ है, जो बंधा हुआ है, अगर वो बाल खुल जाएगा
तो महबूब का कद का सामने वो बाल लंबा हो जाएगा और सबको ये पता चल जाएगा कि महबूब का बाल जो है उसका कद से ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ एक बात ये भी हो सकता है। दूसरा बात, चूँकि शायर यहाँ पे जालिम बोला है तो यहाँ पे ये भी बात हो सकता है कि उसका महबूब देखने में कुछ और है और करने में कुछ और है, यानी दुनिया वालों के सामने कुछ और बनता है और असल में वो शायर के साथ या आशिक के साथ कुछ और तरह का व्यवहार करता है या कुछ और तरीके से पेश आता है। तो इसीलिए शायर यहाँ पे बोल रहा है कि भरम खुल जाएगा, यानी महबूब जो सबका सामने किसी और तरीके से बन ठन के रहता है, किसी और तरीके से सबका सामने पेश आता है, यानी अच्छा बन के रहता है, और शायर के साथ जो है शायर के सामने जालिम बनता है, उसके साथ जो है गलत तरीके से पेश आता है, उसके सामने जुल्म और ज़्यादती करता है, उसका मोहब्बत को नहीं समझता है। तो शायर बोला कि अगर ये पेचोताप खुल जाए, ये उलझाव खुल जाए तो लोगों का सामने सारा बात सच आ जाएगा कि लोग महबूब को जिस तरीके से शरीफ और अच्छा समझते हैं, दरअसल महबूब वो नहीं है और महबूब दरअसल जालिम है। मोहब्बत में नहीं है फ़र्क जीने और मरने का, इसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पे दम निकले। शायर बता रहा है कि जो लोग मोहब्बत में गिरफ़्तार है, जो लोग मोहब्बत कर बैठे हैं, उनके लिए ज़िंदगी में जीने और मरने का कोई भी फ़र्क बाकी नहीं है। जो लोग मोहब्बत नहीं किए उन लोग के लिए ज़िंदगी में जीने और मरने का फ़र्क है, ज़िंदगी कुछ और है, मर जाना कुछ और है। लेकिन जो लोग मोहब्बत कर बैठे हैं, मोहब्बत में गिरफ़्तार हो गए, उनका कोई महबूब है, तो उनका ज़िंदगी में अब जीने और मरने के लिए कोई फ़र्क बाकी नहीं है। उनके लिए जीना और मरना एकदम सेम है। जिसके लिए वो लोग जीता है, जिसके लिए अपना ज़िंदगी में मोहब्बत करता है, अब सब कुछ उसका लिए महबूब बन चुका है। यानी उनका ज़िंदगी भी जो है वो मौत की तरह है और मौत भी जो है वो ज़िंदगी की तरह है, क्योंकि उनका ज़िंदगी जो है महबूब का इर्द गिर्द घूमता है। महबूब उनको सताता रहता है, उन पर जुल्म करता रहता है ना, उनको अपने से दूर भगाता रहता है। लेकिन आशिक का बस एक ही मकसद होता है कि किसी तरीके से अपना महबूब से मिलना, अपना महबूब का दीदार करना, उसको मोहब्बत करना, उसका जुदाई में खोए रहना, चाहे वो ज़िंदा रहे या फिर मर जाए। तो इसलिए उनका ज़िंदगी जो है, उनका ज़िंदगी में जीने और मरने का फ़र्क बाकी नहीं रहता। उनका ज़िंदगी का और मौत का बस एक ही मकसद रहता है, मोहब्बत करना, मोहब्बत करना, मोहब्बत करना। अब हम लोग ये गज़ल का आखिरी शेर यानी मक्ता का शेर पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें गालिब अपना तखल्लुस इस्तेमाल किए हैं और इससे साफ साफ समझ में हम लोग को आ रहा है कि ये गालिब का बात का ज़िंदगी का गज़ल है। क्योंकि गालिब, जैसे आपको पढ़ाया था पहले, गालिब अपना शुरुआती दौर में असद तखल्लुस करते थे, लेकिन यहाँ उनका तखल्लुस गालिब इस्तेमाल किया हुआ है, जो वो अपना बात का ज़िंदगी में इस्तेमाल किया करते थे। तो जाहिर से बात है ये गालिब का जो आखिरी ज़िंदगी का कुछ गज़ल था उसमें से है, पहले वाला ज़िंदगी में से नहीं है। तो चलिए हम लोग मक्ता का शेर पढ़ते हैं। शायर मक्ता का शेर में फरमा रहे हैं, कहाँ मैं खाने का दरवाज़ा गालिब और कहाँ वाज। वाज का मतलब होता है मैं खाना, मतलब होता है शराब खाना, और वाज का मतलब होता है मुत्तकी, परहेज़गार, और अपना लैंग्वेज में बोले तो शरीफ लोग। पर इतना जानते हैं कल वो जाता था कि हम निकले। यहाँ पे शायर जो है शरीफ लोगों को तंज कर रहा है। शायर बोल रहा है कि अक्सर दुनिया वाले उसको इस बात का तंज करता है कि शायर जो है एक आशिक है, एक शराबी है, हमेशा मैखाने में जाता रहता है, हमेशा दिन भर जो है शराब खाने में पड़ा रहता है, नशा करता है ना, अपना महबूब की यादों में खोया हुआ रहता है। दुनिया वाले हमेशा उसको तंज करते हैं। दुनिया वालों से मुराद यहाँ पे मुत्तकी परहेज़गार लोग हैं। लेकिन शायर बता रहा है कि जब वो मैखाने का लास्ट में क्या बोला वो, पर इतना जानता है कि कल वो जाता था कि हम निकले। जब शायर जो है मैखाना से निकल रहा था, तब वो मुत्तकी परहेज़गार जो है उसी मैखाना में इंटर कर रहा था। यानी मैखाना सब जाता है, गलत, यहाँ पे शायर बोलने मांग रहा कि गलत काम मुत्तकी परहेज़गार, जो दुनिया का सामने मुत्तकी परहेज़गार अच्छा इंसान बनता है, वो लोग भी गुनाह करता है, वो लोग भी गलत काम करता है, बस दुनिया के सामने शरीफ बन जाता है कि हम लोग मुत्तकी है, हम लोग परहेज़गार है, हम लोग कुछ नहीं जानते, है ना। दुनिया के सामने ऐसा एक्ट करता है, ऐसा पेश करता है कि हम लोग एकदम मुत्तकी परहेज़गार है, हम लोग कुछ भी गुनाह नहीं करते, कुछ भी नहीं करते। और
शायर बस जो है बदनाम है कि शायर जो है शराब खाना में जाता है और गलत काम करता है, लेकिन असल में वो मुत्तकी, वो परहेज़गार जो दुनिया के सामने शरीफ बनते हैं, उनका भी ताल्लुक़ मैखाना से है। वो लोग भी गलत काम करते हैं, वो लोग भी बुरा काम करते हैं। बस शायर बदनाम है और वो लोग बदनाम नहीं है। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं कि आपको चैप्टर अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको सब कुछ समझ में आ गया है तो आगे ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर ले, ताकि जब भी कोई ऐसा वीडियो आएगा तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करें।